चलिए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। ऐसा लगता है काफ़ी लंबी गैप हो गई। चलिए दोस्तों, आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 2-3 दिन से लिम्फेटिक ग्लैंड के एनलार्जमेंट या लिम्फेडिनाइटिस के मेरे पास बहुत पेशेंट आए, तो मैंने सोचा कि उनके रिजॉल्वेशन में मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। आज मैं आपको सबसे पहले लिम्फेडिनाइटिस बताता हूँ। लिम्फेडिनाइटिस के बाद मैं बताता हूँ कि रेस्पिरेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है। हमारे पोन्स और मेडुला के माध्यम से ये जो न्यूक्लियस सेंटर होता है, कैसे आपके रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों को हम लिम्फेडिनाइटिस की बात करते हैं। लिम्फ नोड्स या लिम्फ ग्लैंड्स, याद रखिएगा, लिम्फ नोड्स या लिम्फ ग्लैंड एक स्मॉल ओवल शेप ऑर्गन होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे ओवल शेप ऑर्गन होते हैं जिसमें इम्यून सेल्स पाई जाती है। ठीक है, इनमें इम्यून सेल्स पाई जाती है जो कि फॉरेन इन्वेडर जैसे कि वायरसेस के साथ अटैक करके उनको किल करने का काम है। यानी आपकी पूरी बॉडी में पूरा लिम्फेटिक चैनल पाया जाता है और उस लिम्फेटिक चैनल के अंतर्गत जगह जगह नोड्स होता है। उन नोड्स में ये इम्यून सेल्स पाई जाती है जो ब्लड सर्कुलेशन से कहीं से भी अगर कोई वायरस, बैक्टीरिया, कोई भी चीज नजर आती है, उनको फॉरेन इन्वेडर्स उनको खींच करके इम्यून सेल्स इस लिम्फ नोड में बंद कर देती है और बंद करके अच्छी तरीके से उनकी खातिरदारी करती है, उनको डिग्रेडेट या डिस्ट्रक्ट करने का काम करती है, उनको मारने का काम। इसलिए लिम्फ नोड्स का स्वेलिंग हो जाता है। जब आपकी बॉडी में कहीं पे भी लिम्फ नोड का स्वेलिंग होगा, आप समझ जाइए आपको यहाँ पर लिम्फ नोड्स के लेवल पर काम करने की जरूरत है। लिम्फेटिक चैनल को प्यूरिफाई करने की जरूरत है, उनको स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करने की जरूरत है दोस्तों। इसी कंडीशन में यदि ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को कहीं ना कहीं एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, पार्ट दे रहे हैं आपको, इसीलिए ये लिम्फ नोड आपकी पूरी बॉडी में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, आप देखो, खास तौर से आपको ऑब्जर्वेशन कहाँ होता है? नेक में, आपके आर्म पिट्स में, बगल में। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों, आपके ग्रोइंग रीजन में सबसे ज्यादा लिम्फेटिक चैनल मौजूद होता है। ये लिम्फेटिक वेसल्स के द्वारा लिंक्ड रहता है। जितने भी लिम्फ नोड्स रहते हैं आपके बॉडी में, ये लिम्फ नोड्स हैं, ये आपका लिम्फ नोड्स, ये इस प्रकार से ये लिम्फ नोड्स आपके पूरे लिम्फेटिक चैनल्स में प्रेजेंट रहते हैं दोस्तों। और इनका एकमात्र काम होता है अपने अंदर जितने भी फॉरेन इन्वेडर्स होते हैं उनको प्रवेश कराना और उनको डिजेनरेट, डिस्ट्रक्ट कराना। ये कॉमन काम होता है दोस्तों, इसीलिए ये लिम्फेटिक वेसल्स के द्वारा लिंक रहते हैं। और यही कारण है दोस्तों, लिम्फ को कैरी करते रहते हैं। लिम्फ क्या होता है? लिम्फ एक क्लियर फ्लूइड होता है जिसमें WBCs पाई जाती है। यानी आप लिम्फेटिक लेवल पर यहाँ पर WBCs के लेवल को पूर्ण रूप से मोटिवेट कर रहे हो, इसलिए यहाँ लिम्फो बूस्टर का रोल आप देख रहे हो कितना जबरदस्त आएगा। ठीक है, इसलिए याद रखना, डेड और जितने भी डिसीज टिश्यू होते हैं उनको भी ये कंटेन करते हैं। यानी पूरे का पूरा डेड और डिसीज टिश्यू को भी अपने अंदर कर लिया, डिग्रेडेट करा और उनको डिस्पोजल कर दिया। ठीक है, उनको ब्लड सर्कुलेशन में, वीनस सिस्टम में डालकर वहां से डेड और डिक्रेज टिश्यू को लेकर पूरी बॉडी से डिस्पोजल करने का काम होता है। इसलिए लिम्फ नोड्स का जो प्राइमरी फंक्शन होता है, जिसमें डिसीज से फाइटिंग करने वाली सेल्स का पूरी बॉडी में, आप ये मान लीजिए, हाउस या बंदरगाह बनाने का काम करना। ये जो लिम्फ नोड्स होता है एक प्रकार से बंदरगाह होता है जहां पर ढेर सारे कंटेनर पाए जाते हैं, यहाँ पर ढेर सारी इम्यूनिटिक सेल्स पाई जाती है। इनका एकमात्र काम होता है फाइट करना।
ठीक है, ये इनकी स्पेशल विशेषता होती है। जब पेशेंट सिक होता है, बीमार होता है दोस्तों, और लिम्फ नोड्स इस डिसीज के लेवल पर, फाइटिंग सेल्स के लेवल पर कंपाउंड को फाइट करने वाला रहता है दोस्तों, तो याद रखना ये जितने भी कंपाउंड्स को फाइट करने के लिए बाहर भेज देती है दोस्तों। जब भी जरूरत पड़ती है कि हाँ भाई अभी बॉडी में फॉरेन इन्वेडर्स आ गए हैं, तो यहाँ से लिम्फ नोड से वो सेल्स को बाहर निकालकर सर्कुलेशन में डाल दिया जाता है। ये लिम्फ नोड्स इन्फ्लाम या पेनफुल हो जाएगी दोस्तों जिस कंडीशन में, जिसमें इन्फ्लाम लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं, वो लिम्फेडिनाइटिस कहलाता है। याद रखना, जब भी कभी आपकी बॉडी में कोई भी लिम्फ नोड्स का इलाजमेंट हो गया, वो लिम्फेडिनाइटिस कहलाता है। लिम्फ नोड का इन्फ्लामेशन डिफरेंट प्रकार के रीजन के कारण उत्पन्न होता है दोस्तों। किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन हो या वायरस, जैसे कि कॉमन कोल्ड हो, उसमें लिम्फेडिनाइटिस यानी कि लिम्फ नोड की स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है। आप जो किसी भी प्रकार के कैंसर को देखते हो दोस्तों, जैसे ब्लड कैंसर को देख रहे हो, ब्रेस्ट कैंसर को देख रहे हो, लिम्फ नोड का इन्फ्लामेशन सबसे पहले कॉज होता है। और जितने भी ऑन्कोलॉजिस्ट होता है, सबसे पहले लिम्फ नोड्स के एनलार्जमेंट के आधार पर डायग्नोस करते हैं कि ये जो कैंसर के साइन हो सकते हैं। वहां से एक चैनल को निकाला जाता है, बायोप्सी कराई जाती है, पता लग जाता है कि भाई ये तो फैल चुका है, क्योंकि लिम्फ नोड्स के माध्यम से, लिम्फ के माध्यम से ही कैंसर स्प्रेड होता है। यदि ये चीजें हमें पता लग जाए तो हम लोग बहुत सारे स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क तैयार करके पेशेंट को सर्वाइव कर सकते हैं। याद रखना दोस्तों, जब आप कॉजेस पे जाते हो, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ नोड्स, लिम्फ डक्ट्स, लिम्फ वेसल्स एक नेटवर्क का निर्माण करती है दोस्तों। यानी ऑर्गन्स का जब कॉज देखा जाएगा कि मैं लिम्फ नोड्स का यहाँ पर जब लिम्फ को प्रोड्यूस किया जा रहा है, उनको मूव किया जा रहा है टिश्यूज की तरफ, ब्लड स्ट्रीम तक, तो वहां पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं आया। अगर ऑब्स्ट्रक्शन आया तो देयर में बी चांसेस ऑफ समथिंग रॉन्ग। ठीक है, इसीलिए दोस्तों जब लिम्फ ग्लैंड्स या लिम्फ नोड एक स्मॉल स्ट्रक्चर के रूप में आप देख रहे हो जो कि लिम्फ फ्लूइड को फिल्टर करने का काम कर रहा है, ये मेजर काम है उसका। इसीलिए लिम्फ नोड में बहुत सारी डब्ल्यूबीसीज होती है जो कि किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से फाइट करने में मदद करती है दोस्तों, हेल्प करती है। जब लिम्फेडेनाइटिस डेवलप होता है, ये उस समय उत्पन्न होता है दोस्तों जब ग्लैंड स्वेलिंग के द्वारा इनलार्ज हो जाती है, यानी इन्फ्लाम्ड हो जाती है दोस्तों। और प्राय बैक्टीरिया, वायरस या फंगाई को ऐसा रिस्पांस वहां पर देती है दोस्तों। इसीलिए किसी भी इन्फेक्शन, किसी भी प्रकार का ट्यूमर, किसी भी इन्फ्लामेशन के साइट पर या पास में यूजुअली जो छोटी छोटी सॉफ्ट ग्लैंड, सोलन ग्लैंड पाई जाती है, वो यही लिम्फेडेनाइटिस का लिम्फ नोड्स होता है दोस्तों। लिम्फेडेनाइटिस उस समय उत्पन्न होती है जब स्किन इन्फेक्शन या अन्य इन्फेक्शन जो पर्टिकुलर जहां पर आपको डेवलप किया है, उस डेवलपमेंटल पार्ट के पास में अगर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन कैरी होता है। मान लो ये स्किन है आपकी, इस स्किन के पास यहाँ पर लिम्फ नोड्स का इन्फ्लामेशन हुआ, तो डेफिनेटली आपको समझना है कि यहाँ पर बैक्टीरिया या जो भी फॉरेन इन्वर्टर्स है वो यहाँ पर फंस चुका है। अब ये बैक्टीरिया के द्वारा, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, ठीक है, सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनस, स्ट्रेप्टोकोकस हिमोलिटिकस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, सबसे ज्यादा ये वो बैक्टीरियाज हैं जिनके माध्यम से बहुत ज्यादा जो एब्सेसिस है वो देखने को मिलता है। इसलिए याद रखना, कभी कभी बहुत रेयर इन्फेक्शन जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, कैट स्क्रैच, जो बिल्ली पालते हैं ना बहुत सारे लोग, कैट स्क्रैच डिसीज के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। कैट के पूरे नोज में, यानी जो उनके क्लॉज रहते हैं, जो नाखून रहते हैं, उनमें ये बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। अगर किसी कारणवश वो आपको खुजाल देती है, आप याद रखिएगा कैट स्क्रैच डिसीज के रूप में आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। और ये बहुत तेजी से आपके लिम्फ नोड्स में प्रवेश करके लिम्फ नोड्स को इलाज कर देते हैं, इसलिए उनमें भी लिम्फेडेनाइटिस आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन जब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स में इस प्रकार की कंडीशन आपको नजर आ रही है, तो आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना चाहिए आपको, और वहां पर आपको सिम्टम्स के आधार पर आप डायग्नोसिस कर जाओगे। लिम्फ नोड्स इन्फ्लामेशन के कारण बहुत ही एक यूनिक वैरायटी के सिम्टम आपके सामने आएंगे, जो कि स्वेलिंग के कॉज के ऊपर डिपेंड करता है। सोलन लिम्फ नोड्स के ऊपर लोकेशन कहां पर हुआ है, उस लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। उस लोकेशन के आधार पर उस ऑर्गन का इन्फ्लामेशन आपको देखने को मिलेगा, और उस प्रकार का ऑर्गेनो बूस्टर आपको यहाँ पर चलाना पड़ेगा। इसलिए मैंने यहाँ ऑर्गेनो बूस्टर नहीं लिखा, लेकिन यहाँ C13 व N1G लिखा है। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए
कि C13N1G लिखा है, यानी कि यहाँ पर पर्टिकुलर अगर गले के लेवल पर नजर आएगा तो ऑर्गेनो बूस्टर C13 का D7 या D8 या D9 आपको यहाँ पर उपयोग करना है नेगेटिव में। ठीक है, याद रखना कॉमन सिम्टम जो यहाँ पर आपको नजर आएंगे दोस्तों, लिम्फ नोड इन्फ्लामेशन के साथ नजर आएंगे कि आपकी बॉडी में छोटे छोटे गठाने हो गई है। ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम जैसे कि फीवर, जैसे कि रनी नोज, जैसे कि सोर थ्रोट, जैसे कि टेंडर, जैसे कि सोलन, जैसे कि लिम्फ नोड यानी नेक में, आर्मपिट्स में, ग्रॉइन में, लिम्ब में, बॉडी में कहीं पर भी लिम्फ नोड का इन्फ्लामेशन होगा, स्वेलिंग पाई जाएगी। ये लिम्फेटिक सिस्टम के ब्लॉकेज को इंडिकेट करती है कि आपका लिम्फेटिक सिस्टम ब्लॉकेज हो गया। इसीलिए नाइट स्वेट, आप देखो रात में बहुत पसीना आएगा, हार्डनिंग ऑफ लिम्फ नोड का एक्सपेंशन होना, बाहर निकल आएगा वो, है ना, ट्यूमर की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। और ट्यूमर को प्रेजेंस को इंडिकेट करता है, दैट इज, ठीक है, ये दो ऐसा प्रोडक्ट है जिसको देने के बाद में हर लिम्फेटिक चैनल के ब्लॉकेज में बॉडी के किसी भी पार्ट में हो, यदि आपने यहाँ से शुरुआत करी, मैं हमेशा नेगेटिव यानी पीछे से शुरुआत करता हूँ दोस्तों, रिजल्ट आपके सामने है और रिजल्ट जब आएगा तो वरीज करते हुए नजर आएगा, आपको देखने में नजर आएगा कि हाँ साहब ये बहुत ऑथेंटिक रिजल्ट होता है। तो लिम्फेडिनाइटिस में L1 का 10,000 का 3 डोज देने से वो गतिविधि वही रुक जाती है और इतनी एनर्जी है इसमें कि उस एनर्जी के लेवल पर जो लिम्फ नोड का स्वेलिंग हुआ है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर का जितना भी मटेरियल होता है फटाफट उनको इतना पावर, इतनी एनर्जी मिल जाती है WBC को कि वहां से जितनी भी गंदगी होती है सारी गंदगी में डोमिनेट करती है WBC। उन बैक्टीरिया फंगस पर जो डोमिनेंसी नहीं कर पा रही थी, वो स्ट्रांग हो रहे थे बैक्टीरिया फंगस, वहां पर ये डोमिनेंसी करती है और डोमिनेंसी देकर उनको पूर्ण रूप से वहां से बाहर निकालती है और बाहर निकाल कर सर्कुलेशन में निकाल कर बाहर निकालती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा सपोर्ट करता है S2 ग्लैंड्स, लिम्फेटिक ग्लैंड्स, A2 ब्लड वीनस सिस्टम, C4 L1 वेन1। अगर हार्डनेस, अब लिम्फेटिक ग्लैंड का एनलार्जमेंट देखोगे तो हार्ड नजर आएगा। ठीक है, वहां पर L1 वेन1 क्या करेगा आपको पता है दोस्तों, कोई भी ट्यूमर में वेन1, L1 और C4 बहुत मास्टर रेमेडी है। आप इसे 30 और 200 डाइल्यूशन में दीजिए, आपको रिजल्ट मिलना शुरू होगा। पावर बूस्टर D6 में C1B डाल दीजिए, वो जो पर्टिकुलर स्वेलिंग हो रही है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सेल के लेवल पर हो रही है। इसलिए यहाँ पर C1B जो भी वहां पर लिम्फेटिक ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो रहा है, उस एनलार्जमेंट को वो कम करेगा। यानी किसी भी ऑर्गन में, किसी भी गठान में अगर कहीं पर एनलार्जमेंट होता है, सूजन आती है, उसको दूर करने का काम C1B का होता है दोस्तों। लिम्फोबूस्टर में D6 में C13N1G डाल के दे दिया तो आप मान के चलिएगा जितने भी गले के लेवल पर प्रॉब्लम है सारी सबसाइड होना शुरू हो जाएगी दोस्तों। C5 या C9W नेगेटिव, ये ऐसा प्रोटोकॉल है जब आपको इनसे रिजल्ट ना आए तब C5 C9W का प्रयोग कीजिएगा, वो भी नेगेटिव में। ठीक है, अकेला सिंगल आप C5 को 30 201, आप यहाँ पर भी चाहो तो C4 की जगह C5, जब आपको रिजल्ट इससे नहीं आ रहा C4 की जगह C5 ऐड कर दो, 100% रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। S5 L1 वेन1 वर्मन G D5 ये फंक्शनल, पूर्ण रूप से फंक्शनल प्यूरिफिकेशन क्रिएट करेगा सेल और टिश्यू के लेवल पर। जब सेल और टिश्यू में फंक्शनल क्लियरेंस हो गया, क्योंकि आप न्यूट्रल दे रहे हो D5, यहाँ नेगेटिव कर रहे हो, यहाँ D5 दे रहे हो, C4G D5 दे रहे हो, तुरंत वहां से सफाई हो जाएगी उसकी। ठीक है, C4G D5 ऐसा मेडिसिन है जो किसी भी प्रकार के कच्चे को पका के बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो ये C4G D5 बहुत तेजी से उसको फाड़ फूड़ के बाहर निकाल देगा, उसकी मिनरलाइजेशन कैपेसिटी को पैक करके गर्मी को बढ़ाकर सारी चीज वहां पर क्लियर कर देगा। L2F1Y D4 एक्सटर्नल अप्लाई, आप L2F1Y को D4 में एक्सटर्नल अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, L2F1Y को D4 में एक्सटर्नल अप्लाई कर दीजिए। यदि कड़ा है यहाँ C4 जोड़ दीजिए, कड़ा है हार्ड है C4 जोड़ दीजिए, अन्यथा आप यहाँ पर C5 जोड़ दीजिए एक्सटर्नल। 100% स्वेलिंग जो थी वो रिड्यूस हो जाएगी, पूरा साफ हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा लिम्फेडिनाइटिस था दोस्तों। चलिए हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी रेगुलेशन की। ठीक है,
ये एक प्रकार से ब्रेन में रेस्पिरेटरी रेगुलेशन होता है। यदि फोन्स या मेडुला में किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, चोट लग जाती है, यही कारण है रेस्पिरेशन अफेक्ट हो जाता है। याद रखना दोस्तों, रेस्पिरेशन एक रिफ्लेक्स प्रोसेस होती है, ठीक है, नॉर्मल नहीं होती, एक रिफ्लेक्स प्रोसेस होती है। लगभग दोस्तों 40 सेकंड के शॉर्ट पीरियड के लिए इनवॉलेंट्री नहीं होता है, वॉलेंट्री कंट्रोल होता है। याद रखना, ऐच्छिक कंट्रोल। आप 40 सेकंड के लिए अपने आप के रेस्पिरेशन को रोक सकते हो, आप करके देखो, ठीक है। आप 40 सेकंड के लिए रोक सकते हो, लेकिन जो प्रैक्टिस करता है दोस्तों 10 मिनट तक अपने रेस्पिरेशन को रोक देता है। तो जितने भी साधु महात्मा होते हैं वो इसी वक्त इसी लेवल पे प्रैक्टिस करते रहते हैं दोस्तों। याद रखना, प्रैक्टिस के द्वारा ब्रीदिंग लॉन्ग पीरियड तक अनहेल्ड किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। आप विथहेल्ड कर सकते हो उसको, अर्थात वहां पर रोक सकते हो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपको समझ में आएगा। इस पीरियड की एंड के बाद पर्सन फोर्स के साथ ब्रीथ करता है, यानी आपने सांस रोक लिया, 40 सेकंड तक आपने सांस रोका, उसके बाद सांस छोड़ा, तो आपको रैपिडली सांस वहां पर निकलता है दोस्तों। याद रखना, रेस्पिरेशन वेरिएशन के साथ पाया जाता है, और वेरिएशन के पास जाता है वो बॉडी की डिमांड के अनुसार, आपकी बॉडी में फंक्शन के अनुसार होता है, यानी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंडर में होता है दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए इमोशन, ठीक है, एक्सरसाइज रेस्पिरेशन के रेट और फोर्स को इंक्रीज करता है, ठीक है। याद रखना दोस्तों, इमोशंस के लिए एक्सरसाइज रेस्पिरेशन के रेट और फोर्स को इंक्रीज करने के द्वारा करता है, किंतु रेस्पिरेशन के अल्टर्ड पैटर्न के कारण नॉर्मल हो जाता है दोस्तों, क्योंकि रेस्पिरेशन में हाइपो और हाइपर वेंटिलेशन कंटिन्यू चलता रहता है, जिनके बीच में बैलेंस होता है, होम्योस्टेसिस मेंटेन होता है। याद रखना, बॉडी में कुछ रेगुलेटरी मैकेनिज्म के द्वारा विद इन शॉर्ट टाइम में, ठीक है, आपकी बॉडी में बहुत सारे रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जिनके द्वारा विद इन शॉर्ट टाइम में आपकी बॉडी का कंट्रोल हो जाता है। इसलिए याद रखना, क्वाइट रेगुलर ब्रीदिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल जो रेगुलर मैकेनिज्म होते हैं वो आपको जानना जरूरी है। अगर हम लोगों ने जान लिया ना, तो हमारे पास तो टेस्ट थेरेपी है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन है, स्मेल है, इंजेक्शन से आप केवल अप्लाई करा दीजिए तो वहां रिजल्ट आ जाएगा आपको। अर्थात नर्वस या न्यूरल मैकेनिज्म, आप नर्वस या न्यूरल मैकेनिज्म देखिए या फिर केमिकल मैकेनिज्म देखिए, दो मैकेनिज्म होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के, ठीक है। याद रखिएगा, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दो तरह से काम करता है, एक न्यूरोनल मैकेनिज्म और एक केमिकल मैकेनिज्म। अब याद रखना, जो लोग कहते हैं स्मेल से कैसे कंट्रोल करोगे, बकवास बात करता है। मैंने सुना अपने ग्रुप में 2-3 लोग हैं ऐसे, ठीक है, मैं उनको चैलेंज करता हूं, मैं आपको उसी नेगेटिव मेडिसिन से आपको न्यूरोनल या आपके नर्वस मैकेनिज्म को करेक्ट करके बता सकता हूं। मैं उसी मेडिसिन के पॉजिटिव से केमिकल मैकेनिज्म के द्वारा आपको कंट्रोल करके बता सकता हूँ रेस्पिरेशन को, बशर्ते आपको उसकी फिलॉसफी पता होना चाहिए। यहाँ फिलॉसफी बता रहा हूँ और साथ में आपको मेडिसिन बता रहा हूँ, आप करके देखिएगा, मेरी गारंटी है कुछ ही घंटों में आप किसी भी पेशेंट की कंडीशन को नॉर्मल कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले बात करें, हमारे यश सर ने बहुत सारे केसेस को इस प्रकार से रिजॉल्व किया इसी टेक्निक को समझकर, ठीक है, और वो आजकल मास्टरी करते जा रहे हैं, नए 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 फंडे देते जा रहे हैं, और यही कारण है क्योंकि उनको प्रैक्टिकल आ गया। याद रखना, नर्वस मैकेनिज्म जो कि रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सेंटर जो ब्रेन में मौजूद है, ठीक है, एफरेंट नर्व एंड इफरेंट नर्व, यानी जाने वाली एफरेंट, आने वाली इफरेंट, ये 3 सिस्टम याद रख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। रेस्पिरेटरी सेंटर, एफरेंट नर्व, इफरेंट नर्व, ठीक है। नर्वस सिस्टम हम पढ़ चुके हैं, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम बहुत इजीली समझ जाएंगे। रेस्पिरेटरी सेंटर, स्पेशली न्यूरॉन का जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वो एक ग्रुप होता है दोस्तों, दिख रहा है ग्रुप, है ना, जो कि रेस्पिरेशन की रेट, रिदम और फोर्स को कंट्रोल करता है। याद रखना, ये पूरे ग्रुप है और ये ग्रुप रेस्पिरेशन की रेट को, उसके रिदम को, उसके फोर्स को कंट्रोल करते हैं। और ये सेंटर याद रखना, ब्रेन स्टेम में, जो आपके ब्रेन स्टेम है, उस ब्रेन स्टेम में जो रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है उसमें दोनों साइड, यहां से रेटिकुलर फॉर्मेशन गया है बीच में से, उसके दोनों साइड बायलैटरली सिचुएटेड होता है, ठीक है।
दोनों साइड बायलैटरली होते हैं, पिरामिडल, याद रखना दोस्तों, जो रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है ना उसके दोनों साइड। याद रखिएगा दोस्तों, रेस्पिरेटरी सेंटर को जब आप यहाँ पर डिपेंड करेंगे तो आपको ये देखना है कि ब्रेन स्टेम में सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि ब्रेन स्टेम में ये कहाँ सिचुएटेड है, ठीक है। और इसीलिए उसको दो ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है। मेडुलरी सेंटर, आप जब मेडुला के लेवल पर देखते हो, पॉन्स के लेवल पर देखते हो, ये दो सेंटर अलग अलग होते हैं और इसीलिए दो ग्रुप में क्लासिफाई कर रहे हो आप। एक होता है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, दूसरा होता है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। याद रखना, जब आप स्मेल थेरेपी देते हो तो स्मेल थेरेपी में आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन दोनों ग्रुप को वहां पर स्टिमुलेट करते हो, यानी डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, वेंट्रल, ये डॉर्सल और वेंट्रल, ये डॉर्सल है ये वेंट्रल है, ठीक है। डॉर्सल और वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन को वहां पर आप मेडुलरी सेंटर में जाकर स्टिमुलेट कर रहे हो, ठीक है। दूसरा होता है पोंटाइन सेंटर, ठीक है। जो पोंटाइन सेंटर होता है ये थोड़ा अंदर होता है, ठीक है। न्यूस्टिक सेंटर बोलते हैं या न्यूमोटैक्सिक सेंटर बोलते हैं, ये न्यूमोटैक्सिक या न्यूस्टिक सेंटर, ये दोनों सेंटर बहुत डीप सीटेड होते हैं और यहाँ पर ज्यादातर केमिकल स्टिमुलेशन का सर्कुलेशन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। लेकिन चूंकि इसका सीधा नर्व से संबंध होता है, इसीलिए बहुत तेजी से आप जो स्मेल कराते हैं ये दोनों पोन्स और मेडुलरी दोनों एज यूजुअल वहां पर कनेक्ट हो जाते हैं और इन्हीं कनेक्शन के माध्यम से साइमल्टेनियसली इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। याद रखना दोस्तों, ऐसा कैसे, आपको ये दो पॉइंट समझना है, ये दो पॉइंट समझ गए तो आप सब समझ जाओगे दोस्तों, ठीक है। तो हम सबसे पहले मेडुला की बात करते हैं क्योंकि फ्रंट में यही आ रहा लंग्स से सबसे पहले। अगर हम मेडुला की बात करें दोस्तों तो डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन की बात करें, न्यूरॉन का डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ट्रैक्टस सॉलिटरिस में न्यूक्लियस में डिफ्यूजली सिचुएटेड होता है, वहां पर डीप में जाकर दोस्तों वहां पर मिल जाता है, घुल मिल जाता है वहां पर, और यही कारण है जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा के अपर पार्ट में प्रेजेंट रहता है। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है, इसके अपर पार्ट में आप देखो ये प्रेजेंट नजर आएगा आपको दोस्तों। अगर आप ये छोटी सी चीज को समझ रहे हैं, यूजुअली इस न्यूरॉन को कलेक्टिवली इंस्पिरेटरी सेंटर कहते हैं, ठीक है। मॉडर्न साइंस जब इसको एनाटॉमिकल डिवीजन में डिवाइड करता है तो ये पर्टिकुलर ग्रुप जो होता है ये इंस्पिरेटरी सेंटर कहलाता है। यानी आप जो सांस ले रहे हो, माइंड कीजिएगा मेरी बात को, जब आप सांस ले रहे हो, आप स्मेल कर रहे हो, इसका सीधा कनेक्शन आपको इससे नजर आएगा। इसलिए आपको याद रखना है ये टेक्निक को, आप नेबुलाइज करते हो तो क्या कर रहे हो, है ना। आपको ये याद रखना है, आप डॉर्सल जो न्यूरॉन्स हैं दोस्तों, डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, इनको डायरेक्टली इंस्पिरेटरी सेंटर को आप अफेक्ट कर रहे हो, डायरेक्टली स्टिमुलेट कर रहे हो आप उसको। इसीलिए याद रखने की जरूरत है दोस्तों, जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप के सभी न्यूरॉन इंस्पिरेटरी न्यूरॉन होते हैं, इंस्पिरेशन में भाग लेने वाले, और अपनी ऑटो रिदमिक प्रॉपर्टी के विर्च्यू के द्वारा इंस्पिरेटरी जितने भी रैंप होते हैं उसको जनरेट करते हो। इसलिए जब भी नेबुलाइज आप करते हो, नेबुलाइजर में सीओपीडी के लेवल में आपको ये हर समय मैं बताता हूं कि सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं है, सांस छोड़ने में तकलीफ आती है। जितनी भी सीओपीडी के केसेस होते हैं, चाहे अस्थमा हो, ब्रोंकाइटिस हो, एम्फाइसीमा हो, जो भी कंडीशन हो, है ना। तो यहाँ पर जब ये सेंटर को आप डायरेक्टली स्टिमुलेट कर रहे हो तो ये कर क्या रहा है ना। आपने कहा कि भाई हाँ, सेंटर को आपने डायरेक्ट मेडुलरी सेंटर को स्मेल करा दिया, क्या किया आपने, न्यूरॉन का डॉर्सल ग्रुप रेस्पिरेशन के बेसिक रिदम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। याद रखना, आप रेस्पिरेशन में जो बेसिक रिदम कर रहे हो, जिसके माध्यम से आप एक नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन को बेसिकली प्रिवेंट कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, वो टेक्निक यहाँ पर आप डेवलप कर रहे हो। इसीलिए जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस किए गए, उन्होंने ये देखा कि एनिमल में इन न्यूरॉन के इलेक्ट्रिकल से जब कहीं भी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस अलग से दिया गया, उसके स्टिमुलेशन के द्वारा जो निडल इलेक्ट्रोड है उसकी यूजिंग के कारण दोस्तों इंस्पिरेटरी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और प्रोलॉन्ग इंस्पिरेशन देखा गया दोस्तों। यानी जब उसको लंबे समय तक स्टिमुलेट किया गया तो लंबे समय तक वहां पर इंस्पिरेशन के प्रोसेस को देखा गया। कब? जब इस न्यूरॉन के ग्रुप को स्टिमुलेट किया गया। अगर ये चीज है, इट्स अ मास्टर वे, ये बहुत मास्टर वे है
जिसके द्वारा आपको यहाँ पर फंक्शन को रोटेट करते हुए देखने को मिलेगा। इसलिए याद रखना, आप जब इंस्पायरेशन करा रहे हो नेबुलाइज को, जो भी आप P1 P2 P3 P4 को करा रहे हो, आप पर्टिकुलरली इस न्यूरोलॉजिकल ग्रुप के फैक्टर को स्टिमुलेट कर रहे हो। जब ये ग्रुप का फैक्टर स्टिमुलेट होगा तो बहुत तेजी से आपको जनरेशन ऑफ फंक्शन यहां पर देखने को मिलेगा। इसलिए आपको केवल इतना याद रखना है कि अगर ये डॉर्सल का बात है तो फिर वो वेंट्रल ग्रुप क्या करेगा भाई, है ना। आप जब वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को सिचुएशन की कंडीशन में देखते हो कि कहाँ है और उसके फंक्शन देखते हो तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आती है दोस्तों। न्यूरॉन का वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप न्यूक्लियस एम्बिजियस और न्यूक्लियस जो रिट्रो एम्बिजियस होता है उसमें प्रेजेंट रहते हैं दोस्तों। ये दोनों न्यूक्लियाई जो होते हैं दोस्तों मेडुला ऑब्लोंगेटा में भी सिचुएट रहते हैं, ठीक है। और यही कारण है दोस्तों टेक्टा सॉलिटेरियस के न्यूक्लियस में एंटीरियर और लेटरल के साइड में ये सिचुएटेड होते हैं, आगे के सब और थोड़ी सा लेटरली सिचुएटेड होते हैं। जब ये वेंट्रल ग्रुप वहां पर शुरू होता है दोस्तों तो कलेक्टिवली इसको आप एक्सपायरेटरी सेंटर कहते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको दो डिवीजन दिया गया, एक इंस्पायरेशन में भाग रहा है, एक एक्सपायरेशन में भाग रहा है, यानी ये कलेक्टिवली एक्सपायरेटरी सेंटर होता है। अगर मान लो आपने C13 को स्मेल करा दिया, जानते हो क्या करोगे आप छींके बढ़ा दोगे उसकी, लेकिन आप गंदगी को निकालोगे तो तुरंत पेशेंट को ठीक कर दोगे। याद रखना मेरी बात को। इसीलिए वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप के दोनों इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी न्यूरॉन्स यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, यानी इसमें दोनों गुण होता है, इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी। अगर ब्लॉकेजेस है, ब्लॉकेज दूर कर तो ये बेसिक है, बैलेंस कर देगा दोनों को। इसीलिए दोस्तों इंस्पायरेटरी ग्रुप के जो सेंट्रल एरिया में पाए जाने वाले न्यूरॉन्स होते हैं, एक्सपायरेटरी न्यूरॉन्स ग्रुप के कॉडल और जो पर्टिकुलर रोस्टर एरिया होता है, मेन एरिया होता है, वहां पर पाए जाते हैं। और ये दोनों काम करते हैं, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, लेकिन मेनली एक्सपायरेशन। लेकिन इंस्पायरेशन के द्वारा जितना भी इंस्पायरेटरी सेंटर होता है उसको सपोर्ट करने का काम करते हैं। इसलिए जब इनके बेसिक एक्टिविटी को आप बैलेंस कर देते हो, बैलेंस करने के द्वारा पूरे रेस्पिरेशन को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। इसलिए इनके फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग के दौरान जो वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, माइंड कीजिएगा इस बात को। नॉर्मल जब आप क्वाइट ब्रीदिंग कर रहे हो उस दौरान वेंट्रल ग्रुप न्यूरॉन जो होते हैं इनएक्टिव होते हैं। जब आप फोर्स ब्रीदिंग करते हो उस फोर्स ब्रीदिंग के दौरान ये एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। यानी आपको सांस लेते नहीं बन रहा है, शॉर्ट ने आपकी ब्रीदिंग या तो लंबी लंबी हो रही है या बिल्कुल शॉर्ट हो रही है, यानी यहाँ पर प्रॉब्लम ब्रीदिंग में हो रही है, उसके फोर्स के परिणाम स्वरूप हो रही है। तो फोर्स ब्रीदिंग के दौरान ये न्यूरॉन दोनों इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी नेचर दोनों को स्टिमुलेट करना शुरू कर देते हैं। याद रखना, इसीलिए मैंने कहा आपको कि आप यहाँ पर जब स्मेल करेंगे एक्सपायरेटरी एक्टिविटी को बढ़ाकर जितनी गंदगी है, वन टाइम फ्रेमवर्क, जितनी भी गंदगी है उसको वहां से बाहर सबसाइड करेगा। और जैसे बाहर सबसाइड करेगा पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्लियर हो गया, पेशेंट को रिदमिक केमिस्ट्री जो उसकी केमिस्ट्री होती है मेंटेन कर देगा, और आप देखिए उसका न्यूरोलॉजिकल एज वेल एज केमिकल फंक्शंस नॉर्मलाइज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये न्यूरोलॉजिकल काम करता है। इसके भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस देखे गए हैं दोस्तों। जब वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को जब इंस्पायरेटरी न्यूरॉन के इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दिया गया दोस्तों, तो इसके कारण जिसका जो आपका पर्टिकुलर इंस्पायरेटरी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होना लग गया, और जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ प्रोलॉन्ग इंस्पायरेशन, लंबे समय तक इंस्पायरेशन होता है दोस्तों। यही कारण है एक्सपायरेटरी न्यूरॉन्स के स्टिमुलेशन के कारण दोस्तों, एक्सपायरेटरी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के कारण और प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन के कारण ये कंडीशन होता है। इसलिए ये सारी चीजें पढ़ने के बाद, समझने के बाद हम लोगों ने स्मेल थेरेपी शुरू किया था कि भाई हम ये करके देखें। हम करते गए हमको 2012 से मैंने शुरू किया था दोस्तों, मेरे पास प्रूफ है, 2012 की डायरिया है जिसमें ये सारी चीजें मेंशन है मेरे पास। कई डॉक्टर्स मेरे पास आए हैं जिन्होंने डायरिया देखी है मेरी, उन डायरिया को मैंने मेंटेन किया और मेंशन किया है कि हाँ साहब अभी हमने ये फंक्शन किया था, ये अभी के रिजल्ट है, ठीक है। ये टैली किया हुआ है हमने और उसी टैली को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों। दूसरी बात करते हैं, दूसरे सिस्टम की बात करते हैं, फोन्टाइन सेंटर की बात करते हैं।
यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों एपन्यूस्टिक सेंटर एंड न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, ये क्या काम करा रहे हैं, इसको कैसे काम करा रहे हो दोस्तों। सबसे बड़ी चीज होती है यहाँ पर जो एन्यूस्टिक सेंटर होता है, ये लोअर पोन्स के न्यूक्लियाई के रेटिकुलर फॉर्मेशन में सिचुएटेड होता है। इसका मेन फंक्शन होता है दोस्तों डायरेक्टली न्यूरॉन्स के डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप पर एक्ट के द्वारा इंस्पायरेशन के डेप्थ को इंक्रीज करना। यानी जब आप देखते हो ना लंबी लंबी सांस लेते हो, वहां पर ये एपन्यूस्टिक सेंटर वहां पर इन्वॉल्व होता है दोस्तों। ठीक है, तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर भी अपर पोन्स में रेटिकुलर फॉर्मेशन के डॉर्सल पार्ट में सिचुएटेड होता है, ऊपर के साइड। ठीक है, और ये स्पेशली अगर आप वर्क देखते हो दोस्तों, इसका फंक्शन होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर का प्राइमरी फंक्शन होता है मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर को कंट्रोल करना। इस मेडुला को कंट्रोल करने का काम होता है, इसलिए यहाँ पर पर्टिकुलरली सारे फंक्शन जो होता है इंस्पायरेशन के लेवल पर और एक्सपायरेशन के लेवल को बैलेंस करने का काम होता है, वो यहाँ पर इस सेंटर के माध्यम से न्यूमोटैक्सिक सेंटर के माध्यम से होता है। इसलिए जब भी आप प्रैक्टिकल करते हैं, जब भी आप टेबल प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको ये कहा जाता है कि यहाँ पर पर्टिकुलर न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व या न्यूमोटैक्सिक नर्व ये डायरेक्टली रेस्पिरेशन को बैलेंस कर सकती है यदि आपने उसको स्टिमुलेट किया दोस्तों। तो ये हमारे न्यूरल ग्रुप के माध्यम से होने वाले फंक्शन है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है केमिकल मैकेनिज्म। बाकी तो सब बकवास है, लेकिन केमिकल मैकेनिज्म की अगर बात करते हो तो आपके बॉडी में बहुत सारा जनरेशन डेवलप करता है। रेस्पिरेशन की रेगुलेशन की जो केमिकल मैकेनिज्म होता है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं कीमो रिसेप्टर के माध्यम से ऑपरेटेड होने वाला फंक्शन। ठीक है, तो जो कीमो रिसेप्टर के माध्यम से जो ऑपरेटेड होता है दोस्तों, वो कीमो रिसेप्टर सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती है, उसके माध्यम से होता है। ठीक है, ये कीमो रिसेप्टर मतलब केमिकल्स के लिए स्टिमुलेट होने वाला रिसेप्टर। ठीक है, जो ब्लड के केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस के रिस्पॉन्स प्रदान करता है। यानी आपके बॉडी में ब्लड पूरी बॉडी में जा रहा है, आपके बॉडी में ब्लड का पीएच चेंज हुआ, उसका केमिकल चेंज हुआ, तुरंत वहां पर आपको दोस्तों उसके बारे में रिस्पॉन्स प्रदान कर देगा। यही केमिकल मैकेनिज्म आपके रेस्पिरेशन को प्रभावित करेगा। ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है। सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बताता हूं, आपको बहुत इजी समझ में आएगा। चेंजेस इन केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्लड विच स्टिमुलेट कीमोरिसेप्टर। ऐसे क्या चेंजेस हुए जो केमिकल रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर रहे हैं। सबसे बड़ा उदाहरण बताता हूं। आप जब समुद्र तल से ऊपर एरिया में जाते हो, आप पहाड़ी इलाके में जाते हो, क्या होता है आपको हाइपोक्सिया होता है ना, ऑक्सीजन लेवल कम होता है। डिक्रीज ऑफ ऑक्सीजन हाइपोक्सिया कहलाता है। तुरंत आपका केमिकल मैकेनिज्म स्टिमुलेट हो जाता है। हाइपरकैप्निया यानी PCO2 का लेवल आपके बॉडी में इंक्रीज हो गया, हाइपरकैप्निया बोलते हैं उसको। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ऑलरेडी आपके बॉडी में ज्यादा और ज्यादा हो गया, तो हाइपरकैप्निया कहलाता है। इंक्रीज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, पीएच का बढ़ना। ठीक है, इंक्रीज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यदि आपका पीएच बढ़ने लग गया यानी अल्कलाइन से एसिडिक होने लग गया, आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। याद रखना दोस्तों, जब भी आप कीमो रिसेप्टर के बारे में बात करेंगे तो कीमो रिसेप्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कीमो रिसेप्टर को क्लासिफाई किया जाता है दोस्तों दो टाइप में, एक सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, एक पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। यानी पर्टिकुलर सेल है, उस सेल में एक सेंटर में रिसेप्टर है, एक बाहर की तरफ रिसेप्टर है। सेम यहाँ पर भी इस ब्रेन के लेवल पर, इस लंग के लेवल पर एक बाहर और एक अंदर सेंट्रल कीमो रिसेप्टर और पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर होता है, और इसके माध्यम से भी लगातार आपकी बॉडी में स्टिमुलेटरी इफेक्ट आता रहता है। इसलिए जब सेंट्रल कीमो रिसेप्टर की बात की जाएगी, ये वो कीमो रिसेप्टर होता है जो ब्रेन में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, वहां से कनेक्ट होता है, इसको बोलते हैं सेंट्रल कीमो रिसेप्टर। याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ब्रेन एकमात्र ट्रैक होता है जो पूरी बॉडी को गवर्न करता है। इसलिए यहाँ पर पर्टिकुलर सेल जो ब्रेन की सेल है, उनके लेवल पर जो सेंट्रल रिसेप्टर होता है वो ब्रेन में प्रेजेंट होता है दोस्तों। इसीलिए सेंट्रल कीमो रिसेप्टर का जब सिचुएशन देखोगे दोस्तों,
सेंट्रल कीमो रिसेप्टर मेडुला ऑब्लोंगेटा के डीपर पार्ट में होता है, हमने देखा है यहाँ पर। ठीक है, अब अगर ये न्यूरॉन को डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप के बिल्कुल क्लोज वहां पर कनेक्शन करता है दोस्तों, तो इस एरिया को कीमोसोमेटिक या सेंसिटिव एरिया कहा जाता है। ये वो न्यूरॉन होते हैं दोस्तों जिसे कीमो रिसेप्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये न्यूरॉन कीमो रिसेप्टर ब्लड और सीएसएफ के साथ बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट में होता है। आपके ब्रेन से रिलेटेड जो सीएसएफ होता है और आपके बॉडी से रिलेटेड जो ब्लड होता है, उनसे दोनों से क्लोज कांटेक्ट में होता है। अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है कि भाई दोनों से क्लोज कांटेक्ट में है, तो डेफिनेटली याद रखिएगा दोस्तों, उनमें अगर किसी भी प्रकार से परिवर्तन हुआ, चाहे ब्लड हो चाहे सीएस हो, तुरंत आपको कनेक्ट कर जाएगा, आपको तुरंत पता लग जाएगा यार इसको प्रॉब्लम क्या डेवलप हुई है। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर रेस्पिरेटरी सेंटर के साथ कनेक्ट होता है। ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर हमने पढ़े, ये जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर होता है, इन रेस्पिरेटरी सेंटर के साथ कनेक्ट हो रहा है, पर्टिकुलरली सिनेप्सिस के माध्यम से होता है। और आपको पता है कभी भी केमिकल प्रोसेस होगी, सिनेप्सिस सबसे पहले होगा। ठीक है, तो सिनेप्सिस के माध्यम से न्यूरॉन के डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होता है दोस्तों। जो न्यूरॉन का डॉर्सल ग्रुप हमने पढ़ा था, उस डॉर्सल ग्रुप के द्वारा ये डायरेक्टली कनेक्ट होता है। ये कीमोरिसेप्टर बहुत ही स्लोली एक्ट करते हैं, किंतु देर से आए पर अंधेर नहीं लाए, यानी बहुत इफेक्टिव काम करते हैं दोस्तों कीमो रिसेप्टर। और इन्हीं कीमो रिसेप्टर के स्लो वर्क के कारण आपका जो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो यहाँ पर प्रोमिनेंटली बना हुआ रहता है दोस्तों। याद रखिएगा, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर केमिकल रेगुलेटरी मैकेनिज्म के माध्यम से 70 से 80% इंक्रीज वेंटिलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी आपकी जो वेंट्रिकल रेस्पिरेशन होती है उसको बढ़ाना होता है, तो यहाँ पर 70 से 80% इंक्रीज वेंटिलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल प्रोसेस होती है, जो एक कीमो रिसेप्टर के माध्यम से होता है। आपको याद हो हमने कहा कि P3C13 को पॉजिटिव दे दो यार, इसको कफ जमा हुआ है ना, कफ जमा हुआ है, कफ को निकालना। आपने क्या किया, आपने डायरेक्टली इस कीमो रिसेप्टर के केमिकल रेगुलेटरी मैकेनिज्म के माध्यम से 70 से 80% इंक्रीज वेंटिलेशन को प्रमोट कर दिया। आपने वेंटिलेशन बढ़ा दिया, है ना, बहुत सारा कफ जो था निकल गया। आप देखो पेशेंट को बहुत हल्का लगेगा, लंबी लंबी सांस लेगा और टॉप क्लास सांस लेगा। ठीक है, याद रखना, ये जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर का मेन स्टिमुलेशन इंक्रीज हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है, कि वहां पर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, गला दो पर्टिकुलर चीज को। ठीक है, वहां पर जो सॉलिड म्यूकस बन रहा था उसको गलाकर बाहर निकाल दो। आपने बाहर निकाल दिया, ये हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज होता है। ठीक है, और यही कारण है ये सेंट्रल कीमोरिसेप्टर को स्टिमुलेट नहीं कर पाता। डायरेक्टली ब्लड में होगा तो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर को स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लड से हाइड्रोजन आयन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस ही नहीं कर पाता, इसलिए लोकल लेवल पर जाके काम करेगा लंग्स पे, न कि ब्रेन पे। याद रख लेना इस फंडा को। क्यों? क्योंकि ब्लड से हाइड्रोजन आयन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है, और न ही ब्लड सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बैरियर को क्रॉस कर पाएगा, उसको भी क्रॉस नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें टेम्परेरी करना है। P3C13 दिया, जितना भी कफ को आपने बढ़ाया बाहर निकाल दिया, और आपको पता है कि ब्लड ब्रेन बैरियर और सेरिब्रो ब्रेन बैरियर के माध्यम से, जो सेरिब्रो ब्लड सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बैरियर होता है उसके माध्यम से ये वहां जाएगा नहीं पीएच, और तुरंत तो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद उसको बंद कर दो, उसको नेगेटिव में दे दो, आप देखो कब बंद हो जाएगा। ठीक है, इसके दूसरी तरफ देखो आप, कि अगर आपने ये प्रोसेस किया तो ये हुआ। अगर आपने दूसरी तरफ देखा, यदि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में इंक्रीज हो गया, सफोकेशन हो रहा बहुत ज्यादा, ठीक है, आपने S10P1 को स्मेल करा दिया। ठीक है, S10P1 को स्मेल करा दिया, क्या किया आपने, है ना। याद रखना दोस्तों, जब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में इंक्रीज हो गया दोस्तों, तो आसानी से ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेता है। उसका ठीक विपरीत बता रहा हूं, ब्लड ब्रेन बैरियर आसानी से क्रॉस कर जाएगा, और साथ ही ब्लड सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बैरियर को भी वहां पर क्रॉस कर लेगा। और यही कारण है ब्रेन के जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर इंटर करेगा, सीएसएफ के अंदर इंटर करेगा, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइंड होकर कार्बोनिक एसिड को फॉर्म कर जाएगा। याद रखना, जब कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, क्योंकि कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल कंपाउंड होता है, ये इमीडिएटली डिसोसिएटेड होकर हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन में टूट जाएगा।
ठीक है, याद रखना। और जब ये हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट में टूटेगा, हाइड्रोजन आयन सेंट्रल केमोरिसेप्टर को स्टिमुलेट कर देगा। ठीक है, हमने पहले में देखा वहां जा ही नहीं पा रहा हाइड्रोजन आयन, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कीमोरिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा और यही कारण है इस कीमोरिसेप्टर से एक्साइटेटरी इंपल्सेस न्यूरॉन के डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को सेंड करेगा। इसी के कारण वेंटिलेशन बहुत तेजी से इंक्रीज होता है, इंक्रीज रेट एंड फोर्स ऑफ ब्रीदिंग। आप देखेंगे आपका जो पर्टिकुलर रेट और फोर्स है ब्रीदिंग का बहुत तेजी के साथ स्टिमुलेट होगा। इसी के कारण एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट हो जाती है। ठीक है, ये पूरा मैकेनिज्म होता है, आपको इसी मैकेनिज्म को फॉलो करना है। जब आप पॉजिटिव मेडिसिन दोगे यही मैकेनिज्म फॉलो होता है और ये रेस्पिरेशन को पुनः नॉर्मल करता है कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड आपके बॉडी में डिपॉजिट हो रही है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण या मेटाबॉलिक एक्सेसिव प्रोसेस होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बन रही है, उस कंडीशन में अगर होता है तो आपको ये सेंटर पे जाकर काम करना है। अगर आप स्मेल कराते हो तो क्या कर रहे हो, नेबुलाइज करा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो आप, इसलिए बताने की जरूरत है दोस्तों। इसलिए आप रेस्पिरेशन को पुनः नॉर्मल कर देते हो। ऑक्सीजन की कमी जब आपको होती है तो याद रखना सेंट्रल कीमोरिसेप्टर पर सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं रखती है। ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं रखती, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल पर जरूर रखती है दोस्तों। इसीलिए केवल ब्रेन के ओवरऑल फंक्शन को जनरली डिप्रेस कराने का काम करती है। आपकी बॉडी में जो ब्रेन के लेवल पर काम हो रहा है जनरली उसको डिप्रेस कराने का, भाई ऑक्सीजन है पर्याप्त मात्रा में तो वहां पर आपके दूसरे पार्ट को एक्साइटेशन कराने की जरूरत क्या है, बिल्कुल नहीं है। इसलिए उसको डिप्रेस करा के रखते हैं, नहीं अभी आपकी जरूरत नहीं है, अभी आप नॉर्मल काम हो रहा है आप करते रहो। ठीक है, इसलिए याद रखना ये सेंट्रल जो कीमो रिसेप्टर होता है उसका काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा हो रहा है तो तुरंत एक्साइड होकर सारे फंक्शन को बैलेंस करने का काम करना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालकर बिल्कुल नॉर्मल स्टेट में लाने का काम सेंट्रल कीमो रिसेप्टर का होता है। अर्थात रेट एंड फोर्स को इंक्रीज करके इस सारी प्रक्रिया के द्वारा वेस्टेज जितनी भी चीजें हैं गैसेस के रूप में बाहर निकालना, उसको नॉर्मल मेंटेनेंस करना, ये सेंट्रल कीमो रिसेप्टर का काम होता है जो ब्रेन से जनरेट होता है। भाई पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर कहाँ होता है, याद रखना जो एओर्टिक रीजन होता है। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर वो कीमोरिसेप्टर होता है दोस्तों जो कैरोटिड और एओर्टिक रीजन में प्रेजेंट होता है। अब कैरोटिड और एओर्टिक क्या होता है, जो एओर्टा जाता है और कैरोटिड जो ब्रेन की तरफ जाने वाली जो इसकी आर्टरी होती है, कैरोटिड और एओर्टिक रीजन में प्रेजेंट होता है पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर। याद रखना दोस्तों ये कीमोरिसेप्टर स्पेशली अगर इसका मैकेनिज्म देखोगे तो बहुत ही ट्रूली बता रहा हूं आपको, बहुत इजी समझ में आएगा। जब हाइपोक्सिया डेवलप हुआ यही पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर एक मोस्ट पोटेंट स्टिमुलेशन होगा क्योंकि पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर के जो पर्टिकुलर ग्लोमस सेल्स होती है उसमें ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल का प्रेजेंस होता है। यहाँ पर पोटेशियम चैनल्स पर्याप्त मात्रा में होते हैं और इसी कारण से इन्हीं पोटेशियम चैनल के माध्यम से ऑक्सीजन का बहुत तेजी से वहां पर फंक्शन देखने को मिलेगा। होता क्या है हाइपोक्सिया के कारण ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल का क्लोजर हो जाता है। ठीक है, यानी आपको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो ऑक्सीजन का लिए तो पोटेंट चैनल है, अगर पोटेशियम के लेवल को चैनल को अगर वहां पर ऑक्सीजन नहीं मिली वो तुरंत क्लोजर हो जाएगा। ठीक है, और इसीलिए पोटेशियम इन्फ्लक्स को प्रिवेंट करता है, पोटेशियम के अंदर जाने के सेल के अंदर जाने को रोक देगा, है ना। याद रखना पोटेशियम को इन्फ्लक्स को स्टॉप कर देता है, प्रिवेंट कर देता है, यानी पोटेशियम को सेल के अंदर जाने नहीं देता। इसी के कारण जो ग्लोमस सेल्स का डिपोलराइजेशन होता है। ठीक है, डिपोलराइजेशन, और जब इसके कारण ग्लोमस सेल्स का डिपोलराइजेशन होगा नर्व एंडिंग में एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन हो जाएगा। जो नर्व एंडिंग है उसमें एक्शन पोटेंशियल जर्मिनेट हो जाएगा कि भाई ये फंक्शन हमारे यहाँ गड़बड़ हो गया है, वो स्टिमुलेट हो जाएगा और ये इंपल्सेस एओर्टिक और हैरिंग्स नर्व के माध्यम से पास होता है और न्यूरॉन के जितने भी डार्सल ग्रुप है उसको डायरेक्ट ले जाकर एक्साइट करेगा कि भाई ये हो रहा, चलो एक्साइट हो, जल्दी काम करो। ठीक है, न्यूरॉन का जो डार्सल ग्रुप होता है इस एक्साइटेटरी इंपल्सेस को रेस्पिरेटरी मसल्स में सेंड करेगा कि भाई आप क्या कर रहे हो, रेस्पिरेशन बढ़ाओ,
और जब रेस्पिरेटरी मसल्स में जाएगा इसके कारण वेंटिलेशन इंक्रीज हो जाएगा। भाई आपको सफोकेशन, आप कहते हो भाई खिड़की दरवाजा खोलो यार हवा बढ़ाओ, है ना, यही काम यहाँ भी होगा। ये पेरिफेरल सिस्टम क्या बोलेगा, आपको वेंटिलेशन को बढ़ाना है, यानी ये स्पेसिफिकली दोस्तों यहाँ पर वेंटिकल को इंक्रीज करेगा और इसी के कारण जब वेंटिकल्स बढ़े ऑक्सीजन आपको मिलता है और ऑक्सीजन के कमी के कारण ये रेक्टिफाई करता है, यानी ऑक्सीजन की कमी को रेक्टिफाई कर देता है। तुरंत आपको वेंटिलेशन बढ़ाकर हाइपर वेंटिलेशन करके आपका जो पर्टिकुलर ऑक्सीजन लेवल है बॉडी में पहुंचाता है और जैसे ही बॉडी में पहुंचता है आपकी जो रेस्पिरेटरी प्रोसेसेस होती है वन बाय वन वहां पर टेक्निकली सॉल्व हो जाती है। इसीलिए हाइपोक्सिया के संबंध में आपको हर समय याद रखना है पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर हाइपरकैप्निया के द्वारा भी स्टिमुलेशन होता है। याद रखना हाइपर कैप्निया यानी PCO2 लेवल बढ़ा हुआ है तो भी डेवलप होगा और ये याद रखना हाइड्रोजीनियन कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करता है, जो हाइड्रोजन आयन होते हैं ना उनको भी इंक्रीज करता है। इसीलिए याद रखना पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर के सेंसिटाइजेशन हाइपरकैप्निया के कारण और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के लेवल पर केवल और केवल माइल्ड इफेक्ट रखती है। यानी इससे पता है ये जेन्युइनली मैकेनिज्म है जो बॉडी को रेगुलेट करने के लिए है, इसलिए वो ज्यादा एक्साइटेड नहीं होता, माइल्ड होता है, यानी समय के हिसाब से वो अप एंड डाउन करके अपने आप वहां पर रिजॉल्व कर देता है कंडीशन को। इसलिए यहाँ पर जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर होता है जब वहां पर किसी भी प्रकार से हाइपरकैप्निया या हाइड्रोजन आयन का लेवल वहां पर बड़ा होता है ब्लड में, उससे ज्यादा वहां पर किसी भी प्रकार का एक्साइटेशन नहीं होता, केवल माइल्ड इफेक्ट होता है, टेम्परेरी होता है और टेम्परेरी ठीक हो जाता है। आप कहते हो ना कई पेशेंट आते हैं आप देखते हो कि साहब इसको तो बहुत ज्यादा इफेक्ट आया था पर 2 मिनट के 4 मिनट के 10 मिनट में ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो गया, वो ये कैरेक्टर होता है जो पेरिफेरल रिसेप्टर के माध्यम से नॉर्मल हो जाता है क्योंकि माइल्डर इफेक्ट होता है। अगर मेजर इफेक्ट होता है जब ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट हो, सेंट्रल का इन्वॉल्वमेंट हो, पेरिफेरल का नहीं सेंट्रल का इन्वॉल्वमेंट हो, तब वहां पर बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम पेशेंट को देखने को मिलेगी। सफोकेशन सबसे ज्यादा हाइपर और हाइपोवेंटिलेशन का कैरेक्टर वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत छोटा सा मैकेनिज्म है दोस्तों लेकिन बहुत बड़ा है भी है क्योंकि आपको यहाँ पर उसको समझना पड़ता है, उसके बारे में सीखना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा ऑल अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम मेरे को जितना बताना था आपको दोस्तों मैंने बता दिया, लेकिन अब जो शुरू कर रहा हूँ वो वन बाय वन वो शुरू कर रहा हूँ दोस्तों जो शायद इस सैटरडे तक आपका पूरा कंप्लीट करूंगा। ये वो चीजें हैं जिसकी शायद आपको इंतजार रहता है। प्रोटोकॉल याद रखिएगा, डिसीज एंड डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेशन इज कनेक्टेड होल बॉडी, आपकी पूरी बॉडी से कनेक्ट होता है। ठीक है, क्योंकि आपको याद है जब बच्चा पैदा होता है उसके पहले तक उसकी बॉडी का कोई भी सिस्टम वर्क नहीं कर रहा होता है, इवन लंग्स भी नहीं। फर्स्ट टाइम जब वो बच्चा पैदा होता है तब लंग एक्सपैंड होते हैं और लंग्स के एक्सपेंडेशन के फंक्शन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के द्वारा ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन होता है और वो आपके हार्ट को स्टिमुलेट करता है और हार्ट वहां पर अपना खुद का काम शुरू करता है। और जब आदमी मरता है दोनों काम बंद हुए तो वो आदमी मर जाता है। ठीक है, इसलिए रेस्पिरेशन के डिसीज और डिसऑर्डर बचपन से पैदा होते से लगाकर बुढ़ापे तक डेवलप होते हैं। यानी नॉर्मल रेस्पिरेटरी पैटर्न को यूपनिया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों याद रखना इस छोटे छोटे फंक्शंस को मैं जो बता रहा हूं आपको, इसको बोलते हैं यूपनिया। ठीक है, नॉर्मल रेस्पिरेटरी पैटर्न को यूपनिया के नाम से जानते हैं और रेस्पिरेटरी पैटर्न बहुत सारे तरीकों के द्वारा अटेंडेड होता है। ठीक है, अल्टर हो जाता है, बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके द्वारा अल्टर होता है। छोटे छोटे उदाहरण बता रहा हूं, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे एपनिया को। याद रखिए, मुझे बताइए टेकिपनिया का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, टेकिपनिया जानते हो किसको बोलते हैं? टेकिपनिया हमारे जितने सीनियर है ना सारे लोग अपने प्रिस्क्रिप्शन में जब पेशेंट आते हैं यही टर्मिनोलॉजी का उपयोग करने लग गए।
ठीक है। और इन्हीं टर्मिनोलॉजी का उपयोग करने के बाद जितने भी मॉडर्न साइंस के डॉक्टर को एमबीबीएस एमडी के पास वो जाता है किसी कारणवश और वो प्रिस्क्रिप्शन बताता है, तो प्रिस्क्रिप्शन देखकर डॉक्टर बोलता है नहीं बहुत अच्छा है, आप इसको फॉलो करो, अगर आपको फायदा है तो आप फॉलो करो। ठीक है। कई एमबीबीएस डॉक्टर ऐसे होते हैं कि आप कुछ भी लिख देते हो तो बोलते हैं अरे क्या इसने क्या डायग्नोस किया तुम्हारा, अरे छोड़ो बेकार है। तो पेशेंट पे भी बुरा असर होता है। लेकिन अगर आप इस टेक्निक को लिखते हो कि भाई इसको टेकिपनिया है, ठीक है, टेकिपनिया का मतलब होता है इसका रेस्पिरेटरी रेट जो नॉर्मल है उससे कहीं ज्यादा है, यानी रेस्पिरेटरी रेट में इंक्रीज होना टेकिपनिया कहलाता है। याद रखना इस बात को। कभी किसी पेशेंट का आप स्टेथोस्कोप से ऑब्जर्वेशन कर रहे हो और आप देख रहे हो कि यार इसका रेस्पिरेटरी रेट तो बहुत ज्यादा है, आप लिखिए दैट इज द केस ऑफ टेकिपनिया। ठीक है। अब जैसे टेकिकार्डिया होता है, हार्ट का रेट बढ़ा हो आप क्या बोलते हो, टेकिकार्डिया। यहाँ रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा होता है, आपको बोलना है टेकिपनिया। और इसी प्रकार से यदि आपको यहाँ पर ब्रेडिपनिया हो तो बहुत इजीली समझ गए, रेस्पिरेटरी रेट में डिक्रीज होना, हार्ट का रेट डिक्रीज होता है, आप बोलते हो ब्रेडिकार्डिया, है ना। यहाँ पर ब्रेडिपनिया होता है, अर्थात रेस्पिरेशन रेट में डिक्रीज होना ब्रेडिपनिया कहलाता है। याद रख लेना आप इस बात को। पॉलिपनिया, पॉलिपनिया क्या होता है, पॉलिपनिया बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रैपिड, आप कहते हो ना अरे तो बहुत गहरी गहरी सांस ले रहा है यार, लंबी लंबी कहीं मर नहीं जाए, ठीक है। याद रखना पेशेंट रैपिड सांस ले रहा है लेकिन शेलो ब्रीदिंग, बहुत गहरी गहरी सांस ले रहा है। रैपिड शेलो ब्रीदिंग रिसेंबलिंग पैंटिंग इन डॉग्स। ठीक है। आप कैसे रूप में देखते हो उसको, डॉग क्या करता है, जीवान बाहर निकाल रहा है, लंबी लंबी सांसें ले रहा है, ठीक है। इसको बिल्कुल आप कह सकते हो पैंटिंग इन डॉग्स, डॉग्स में जीवान बाहर निकालकर लार निकालना और लंबी लंबी सांस लेना, इस रैपिड शेलो ब्रीदिंग को पॉलिपनिया कहते हैं। ठीक है। ये तीन प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के ब्रीदिंग में केवल रेस्पिरेट की जो रेट होती है इंक्रीज होती है, ठीक है। ऐसे पेशेंट में, कुत्ते में क्या होता है, रेस्पिरेशन की रेट इंक्रीज होती है किंतु फोर्स जो होता है दोस्तों सिग्निफिकेंटली इंक्रीज नहीं होता। याद रख लेना, जो रेस्पिरेशन का जो फोर्स होता है वो इंक्रीज नहीं होता, केवल और केवल उनकी जो रेस्पिरेशन होता है वो इंक्रीज होता है, लेकिन उसका जो फोर्स होता है वो रिदम इंक्रीज हो गई लेकिन फोर्स इंक्रीज नहीं हुआ, इसलिए पॉलिपनिया कहलाता है। याद रखना, ठीक है, क्लियर हो रहा। चौथी बात करते हैं हम दोस्तों, जो एपनिया कहलाता है। एपनिया का मतलब टेम्परेरी अरेस्ट ऑफ ब्रीदिंग। जो लोग स्नोरिंग करते हैं, सांस आवाज निकालते हैं नाक से सोते समय, ठीक है, जब आप देखते हो आज के समय में मेजर इफेक्ट ये देखने को मिलता है, इसी के वजह से टेम्परेरी अरेस्ट ऑफ ब्रीदिंग होता है, यानी आपके सांस लेने की जो क्षमता होती है उसका कुछ समय के लिए टेम्परेरी अरेस्ट होता है। ये नॉर्मल भी होता है, एबनॉर्मल भी होता है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन है आपके बॉडी में होने वाली, इसमें टेम्परेरी अरेस्ट होता है जिसके द्वारा कुछ समय के लिए, क्षणिक जो होता है कुछ सेकंड के लिए आपका रेस्पिरेशन अरेस्ट हो जाता है, ठीक है, उसको हम एपनिया बोलते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट, अगर हम हाइपर एपनिया बोले तो, हाइपर एपनिया बोले तो, हाइपर एपनिया यानी यहां पर हमने एपनिया में देखा था टेम्परेरी अरेस्ट ऑफ ब्रीदिंग हो रहा था, लेकिन यहां पर हाइपर एपनिया में रेस्पिरेशन का रेट, रेस्पिरेशन का फोर्स दोनों बढ़ेगा, ठीक है। वहां पॉलिपनिया में मैंने देखा था कि रेस्पिरेशन केवल बढ़ रहा, फोर्स नहीं बढ़ रहा, यहां पर रेस्पिरेशन का रेट और फोर्स दोनों इंक्रीज के कारण पल्मोनरी वेंटिलेशन में इंक्रीज होता है, अर्थात जो आपके राइट एट्रियम से लंग्स में जा रहा है और लंग्स से आपके लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है, ये दोनों कंडीशन बहुत तेजी से यहाँ पर बढ़ना शुरू हो गई, यानी पल्मोनरी वेंटिलेशन में आपको यहाँ पर दोस्तों उसका जो रेट होता है, उसका जो फोर्स होता है वो आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आता है, और इसी के कारण एबनॉर्मल कंडीशन में उत्पन्न होता है दोस्तों, ठीक है। कब होता है, जितने भी इन्फेक्शियस फीवर होता है, फीवर जैसी कंडीशन में बहुत कॉमन रूप से हाइपरटोनिया डेवलप होता है।
ये डिफेंस मैकेनिज्म होता है आपकी बॉडी का, जो रेस्पिरेशन के रेट और फोर्स दोनों को बढ़ा देता है। इसके माध्यम से आप देखो गरम गरम सांस आप बाहर निकालते हो ना, आपकी बॉडी का जितना भी इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होता है, हीट मैकेनिज्म होता है, उसके माध्यम से हीट को बाहर निकालने का काम होता है। इसलिए हाइपर एपनिया उस कंडीशन में रेस्पिरेटरी रेट और फोर्स दोनों इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन का रेट और फोर्स, रेस्पिरेशन का रेट और फोर्स एबनॉर्मली इंक्रीज होता है, जिसके कारण प्राय डिजीनेस, आपको डिजीनेस होगा, कभी कभी चेस्ट पेन होता है। ठीक है, इसी के कारण डिजीनेस और कभी कभी चेस्ट पेन होता हुआ नजर आता है दोस्तों। घबराहट होती है, व्याकुलता होता है, ठीक है, और चेस्ट पेन में बहुत ज्यादा भारीपन आपको नजर आता है। ये हाइपर वेंटिलेशन के द्वारा होता है। ठीक है, इसके विपरीत अगर वहां पर हम हाइपो कर दे, हाइपो वेंटिलेशन, अगर हमने वहां पर किसी भी लेवल पर देखा आपका पर्टिकुलर रेस्पिरेशन का फोर्स और रेट दोनों में डिक्रीज हो गया, सांस ही नहीं ले पा रहे हो आप, ठीक है, रेट और फोर्स दोनों डिक्रीज हो गया। यहाँ पर रेट और फोर्स एबनॉर्मल इंक्रीज हो रहा है, हाइपर वेंटिलेशन करा रहे हो, जिसके कारण आपको व्याकुलता और डिजीनेस हो रहा है, कभी कभी चेस्ट पेन भी होता है। लेकिन जब आप रेस्पिरेशन का फोर्स और रेट को डिक्रीज करते हो, वो हाइपो वेंटिलेशन होता है। ठीक है, कई पेशेंट आपको आते हैं सीओपीडी के, तब आप बोलते हो यार इसको तो डिस्निया हो गया है ना, आप बोल रहे हो उसको तो डिस्निया हो गया। डिस्निया मींस डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अब वो ऑक्सीजन का लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर का लेवल, इन दो में से कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है, अर्थात डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है, यानी ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक है, वो डिस्निया कहलाता है। आप कफ को क्लियर कर दो, पेशेंट की कंडीशन बिल्कुल रिजॉल्व हो जाएगी। म्यूकस की जो कैपेसिटी होती है उसको रिड्यूस कर दो, आपका पेशेंट बिल्कुल ब्रिलियंट हो जाएगा। ठीक है, कई बार एबनॉर्मल ब्रीदिंग आपको नजर आती है दोस्तों, यानी यहाँ पर एबनॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम देखने को मिलता है आपको। कई कई कंडीशन देखी जाती है दोस्तों कि आपकी रेस्पिरेटरी जो कंडीशंस होती है वो अलग अलग हो जाती है, यानी बहुत सारी ऐसी डिसीज है जिसमें एबनॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम आपको देखने को मिल रही, कभी ज्यादा हो रही, कभी कम हो रही, कभी कम हो रही, कभी ज्यादा हो रही, अचानक ज्यादा हो गई, अचानक कम हो गई। ठीक है, उसको हम बोलते हैं पेरियोडिक ब्रीदिंग, जो आजकल की रेस्पिरेटरी ट्रैक की जितनी भी डिसीज हो रही है उन तमाम डिसीज के लेवल पर आपको ये देखने को मिल रहा है। और इसी को कल से शुरू करेंगे पूरी रेस्पिरेटरी डिसीजेस। इन 7 डेज के अंतर्गत जो आने वाले 7 दिन है, यानी शुक्रवार तक आपको पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का चैप्टर पूरी मेडिकेशनल डायरेक्शन के साथ समाप्त करूंगा। ठीक है, तो कल से हम शुरू करेंगे ये जो मैंने आपको बताया है, ये सारे कैरेक्टर। ठीक है, अगर आपको आज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। आज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। ये क्वेश्चन नहीं है किसी को? चलिए समाप्त करते हैं।